हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स 10 फरवरी 2025 का। इसमें हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर क्या होता है और यूएस के प्रेसिडेंट ने एक तरह से ट्रेड वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, तो अनसेड ट्रेड वॉर आप बोल सकते हो। तो उससे क्या रेपरकशंस होंगे, इंडिया पे भी क्या होंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स राइट टू एक्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ। प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है और स्टेट क्या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकता है पूरे वर्ल्ड में, इससे रिलेटेड क्या लॉज हैं और कैसे इवॉल्व हुआ है। तो पॉलिटी में, इनफैक्ट एथिक्स में, एसेज में ये सारे टॉपिक यूज होते हैं। तो पहला हम लोग यूज करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर क्या होता है? सपोज दो कंट्री है ना, दो कंट्री, यूएस ले लो, कोई एक चाइना ले लो। दोनों कंट्री ने, अब यूएस चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, चाइना यूएस से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। तो जो भी इंपोर्ट करता है उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देना, टैरिफ बढ़ा देना। टैरिफ के अलावा नॉन टैरिफ मेजर्स जो होते हैं, कोटा लगा देना कि आप एक कंट्री से इतना ही गुड्स लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे, है ना। और भी बहुत सारे मेजर्स लगा देना कि अगर कोई प्रोडक्ट यूएस खरीद रहा है चाइना से या किसी और कंट्री से, कनाडा से, मैक्सिको से, तो अगर वो प्रोडक्ट वहां से खरीद रहा है तो वो प्रोडक्ट जब बन रहा था तो उससे कितना कार्बन एमिट हो रहा था, ज्यादा कार्बन एमिट हो रहा था तो फिर इस पे और ज्यादा टैरिफ लगेगा। तो बहुत सारा ऐसा रूल एंड रेगुलेशन लगा देना कि जो ओवरऑल ट्रेड को कम करता है। एक तरह से एक कंट्री ने ये किया, दूसरी कंट्री भी वो फॉलो कर रही है, तो वो क्या बन जाता है? ट्रेड वॉर बन जाता है। तो ट्रेड वॉर, एक कंट्री अपने अंदर का जो भी डोमेस्टिक मार्केट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए करती है, बट ओवर द टाइम इसका नेगेटिव रेपरकशंस सारे कंट्रीज पे पड़ता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड सिग्निफिकेंट टैरिफ्स ऑन चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको। मतलब चाइना से, कनाडा से और मैक्सिको से जो भी प्रोडक्ट आएंगे उस पर सिग्निफिकेंट टैरिफ लगा दिया है। यूएस जो है, यूएस के ऊपर कनाडा है मैप में, नीचे क्या है? मैक्सिको है। तो कनाडा और मैक्सिको यूएस का बॉर्डर बनता है। तो यहाँ पे टैरिफ लगाने का जो क्राइटेरिया है, जो रीजन है वो अलग है, और चाइना से टैरिफ बढ़ाने का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। तो पहले हम बता रहे हैं कि नए ऑर्डर्स क्या क्या आए हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। 25% टैरिफ्स ऑन ऑल इंपोर्ट, ऑल, कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है मैक्सिको से और कनाडा से, तो यूएस उस पर 25% टैरिफ लगा रहा है। 25% टैरिफ इज ह्यूज। 10% टैरिफ ऑन कैनेडियन ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड 10% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट। तो ये सब नया ऑर्डर आया है। अभी तक ऑर्डर आने तक करंट स्टेटस क्या रहा? द टैरिफ ऑन नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा दोनों नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, आर टेम्पोररी हॉल्टेड ओइंग टू मैक्सिकोज एंड कनाडाज कमिटमेंट। मैक्सिको और कनाडा ने एक तरह से कमिटमेंट दिया हुआ है कि मैक्सिको और कनाडा, खासकर मैक्सिको, इलीगल माइग्रेशन जो होता है, बहुत सारे लाखों में इलीगली लोग मैक्सिको से कहाँ चले जाते हैं? यूएस चले जाते हैं। तो वो सारा इलीगल माइग्रेशन को रोकेगा, बॉर्डर्स पे अपना बॉर्डर पुलिस खड़ा करेगा। तो ये सारा मैक्सिको ने वहां वादा किया हुआ है, कमिट किया हुआ है। मैक्सिको कमिटेड 10,000 नेशनल गार्ड्स टू मैनेज द नदर्न बॉर्डर। मैक्सिको के ऊपर क्या है? यूएस है, नॉर्थ में। तो नदर्न बॉर्डर को गार्ड करने के लिए 10,000 नेशनल गार्ड रखेगा, जो से मैक्सिको से लोग इलीगली पहुंचे नहीं। कहां नहीं पहुंचे? यूएस नहीं पहुंचे। और कनाडा का क्या है? कनाडा शोड विलिंगनेस टू कोलैबोरेट ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। कनाडा वाले बॉर्डर से बहुत ज्यादा ड्रग्स कहां आ रहा है? यूएस में आ रहा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए विलिंगनेस किसने जताया है? कनाडा ने जताया है। इन्हीं दोनों की वजह से यूएस ने अचानक से बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया। द 10% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट इज स्टिल सेट टू टेक इफेक्ट। चाइनीज वाला जो 10% इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया गया है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, बट अप्लाई हो सकता है। ट्रेड वार किसको बोलेंगे? ट्रेड वार इज एन इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज वेयर दे इम्पोज टैरिफ। टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। टैरिफ मतलब टैक्स, कोटाज, है ना, कि एक कंट्री से कितना सामान, गुड्स को इंपोर्ट करना है, एंड अदर ट्रेड बैरियर, ट्रेड के बैरियर्स ऑन ईच अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन रेस्पॉन्स टू परसीव्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर एक कंट्री को लगे कि दूसरी कंट्री उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, परसीव्ड,
वो ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर वाकई में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऐसा परसीव हो रहा है। तो ऐसा ये ट्रेड वॉर एक तरह से शुरू हो जाता है। और जब ट्रम्प साहब पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तो भी ये ट्रेड वॉर देखने के लिए मिला था। अभी क्या क्या इसके की हाईलाइट है? मेजर रीजन फॉर द टैरिफ, फुलफिलमेंट ऑफ कैंपेन प्रॉमिस। डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेनिंग के टाइम पे ये प्रॉमिस किया था कि चाइना, मैक्सिको, कनाडा के गुड्स पे ज्यादा टैरिफ लगाएगा। बूस्टिंग यूएस मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब, अगर बाहर से गुड्स कम आएगा तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको बूस्ट मिलेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक गुड्स के लिए मार्केट और बड़ा होगा क्योंकि बाहर वाले गुड्स महंगे होंगे, अंदर वाले गुड्स सस्ते होंगे, तो डोमेस्टिकली जॉब्स बूस्ट होगा। डोमेस्टिकली जॉब बूस्ट होगा, बाहर से टैक्स ज्यादा ले रहे हो तो टैक्स रेवेन्यू भी रेज होगा। कॉम्बैटिंग फेंटानिल ट्रैफिकिंग, फेंटानिल एक तरह का ड्रग्स है जो कि कनाडा वगैरह से, मैक्सिको से भी यूएस पहुंचता रहता है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट मिलेगा यहाँ पे। टैरिफ एड्रेसेस द रोल ऑफ चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा इन द फेंटानाइल क्राइसिस। इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ट्रेडिंग पार्टनर, टैरिफ प्रेशर कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना टू नेगोशिएट मोर फेवरेबल ट्रेड डील्स फॉर द यूएस। यूएस के साथ उनके जो भी ट्रेड डील्स हैं उनको वापस रीनेगोशिएट किया जाए। अगर हम यूएस और चाइना की बात करें तो यूएस जो है चाइना से बहुत सारा गुड्स इंपोर्ट करता है और बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाता है। तो यूएस एक तरह से ट्रेड डेफिसिट में है, किससे? चाइना से, और बहुत ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में है। तो यूएस चाहता है कि वो ट्रेड डेफिसिट कम हो, बदले में चाइना भी उनसे बहुत सारा गुड्स खरीदे, तो वो वहां पे वो डील करना चाहता है, नेगोशिएट करना चाहता है। और साथ साथ यूएस चाहता है कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो उसको कर्ब किया जाए। चाइना ने क्या रिस्पॉन्स दिखाया है? चाइना वाउड टू फाइल ए लॉ सूट विद डब्ल्यूटीओ। चाइना ने बोला कि देखो हम लोग कहां लॉ सूट फाइल करेंगे? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ग्लोबल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है कि वर्ल्ड में अगर ट्रेड हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, उसके लिए क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशन होगा, वो सारी चीजें डब्ल्यूटीओ सेट करती है। और कोई भी ट्रेड से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट होता है तो कंट्रीज कहां जा सकती हैं? डब्ल्यूटीओ के पास जा सकती हैं डिस्प्यूट को सेटल कराने के लिए। चाइना रिस्पॉन्डेड विथ अ 15% काउंटर टैरिफ ऑन यूएस नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड टैरिफ ऑन सोयाबीन, पोर्क एंड अदर यूएस फार्म एक्सपोर्ट। यूएस जो एक्सपोर्ट करता है, जो चाइना के पास पहुंचता है, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मशीनरी हो, चाहे वो सोयाबीन हो या अदर फार्म एक्सपोर्ट्स हो, उस पे चाइना 15% टैरिफ लगाएगा। यूएस ने तो 10% ही लगाया। बीजिंग ऑल्सो एक्सपेंडेड एन एंटी ट्रस्ट प्रोब इनटू यूएस। बीजिंग ने ऑल्सो बोला कि एक एंटी ट्रस्ट प्रोब होगा यूएस के अगेंस्ट में, यूएस की कंपनीज खासकर गूगल के अगेंस्ट में, एंड इम्पोज्ड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन रेयर अर्थ मटेरियल क्रिटिकल फॉर यूएस टेक इंडस्ट्रीज। यूएस की टेक्निकल इंडस्ट्रीज के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिटिकल मिनरल में चाइना राजा है, किंग है। रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना किंग है, पूरे वर्ल्ड में किंग है। तो वो जो यूएस वहां से खरीदता है उस पर क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि ठीक है आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं उन चीजों पे जिसके जो आप बना सकते हो, तो जो आप नहीं बना सकते हो लो उस पर हम क्या करेंगे? बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। यहां पे आता है एंटी ट्रस्ट प्रोब। तो गूगल अगर कुछ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है चाइना में या किसी भी कंट्री में, तो उसके अगेंस्ट में एंटी ट्रस्ट प्रोब हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब गूगल, आप एंड्रॉयड यूज करते हो, गूगल का है ना, तो सारे प्रोडक्ट्स जो है, अगर गूगल मोबाइल दे रहा है, एंड्रॉयड वाली चीजें ही दे रहा है, वैसे ऐप्स दे रहा है जो गूगल वाले ही हैं, उन्हीं को फेवर कर रहा है, कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं है, तो गूगल के अगेंस्ट क्या हो सकता है? एंटी ट्रस्ट प्रोब, जो इंडिया में भी हो चुका है और चाइना भी ऐसा बोला है कि वो भी ऐसा करेगा। चाइना हिट्स बैक, चाइना ने भी शार्प रिएक्शन दिया है। दोनों कंट्री से शार्प रिएक्शन आएगा तो फिर क्या होगा? ट्रेड वॉर जो कि दिखेगा। मैक्सिको का रिस्पॉन्स क्या है? मैक्सिको ने माना है कि हाँ उनसे गलती हो रही है और बहुत सारे लोग इलीगली कहां जा रहे हैं? यूएस जा रहे हैं, और ऐसे में 10,000 नेशनल गार्ड को वो अपने यूएस बॉर्डर को गार्ड करने के लिए रखेंगे सो दैट कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन को रोका जा सके। एक होता है डॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, मैक्सिको से बहुत लोगों ने यूएस का वीजा लिया, अप्लाई किया, वीजा मिला और यूएस गए, दैट इज अलाउड, है ना, यूएसए खुद ही अलाउड कर रहा है, बट अनडॉक्यूमेंटेड को रोका जा सके, है ना। इसके अलावा क्या हो सके? माइग्रेशन के अलावा ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, फेंटानिल एक बहुत ही ज्यादा यूएस के यूथ में घुसा हुआ ड्रग है, उसको रोका जा सके। मैक्सिको एक्शन वेयर परसीव्ड एज अ
डिप्लोमेटिक मूव टू अवॉइड एस्केलेटिंग ट्रेड कन्फ्लिक्ट। मैक्सिको ने एक तरह से दिखाया कि हाँ, हम ट्रेड कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम इसमें रोक लगाना चाहते हैं। फेंटानिल का नाम याद रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में यही पूछ दिया जाए, फेंटानिल है क्या, है ना। एक नया तरह का कोल्ड ड्रिंक आया मार्केट में जिसको पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में। फेंटानिल का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग प्रीलिम्स के लिए। कनाडा का रिस्पांस क्या है? इनिशियली रिस्पॉन्सेड विद टैरिफ ऑफ $16.6 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स टारगेटिंग प्रोडक्ट्स लाइक स्टील, एल्युमिनियम, विस्की एंड केचप। ये किसने रिस्पॉन्स दिया है? कनाडा ने। लेटर एज अ मूव टू अवॉइड एस्केलेटिंग ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, कनाडा अग्रीड टू कोऑपरेट विथ यूएस on combating illegal drug trafficking, especially synthetic opioids like fentanyl। बाद में कनाडा ने भी अग्री किया है यूएस के साथ कोऑपरेट करने को, जो इलीगल ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल फेंटानिल, इनको ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। सपोर्टेड इनिशिएटिव लाइक द फेंटानिल टास्क फोर्स टू डिसमेंटल स्मगलिंग नेटवर्क। इन स्मगलिंग नेटवर्क को डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर ये ट्रेड वार हो रहा है तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट आर लाइकली टू फेस फ्लक्चुएशंस amid uncertainties in global trade dynamics, impact on manufacturing and businesses, tariff on raw materials are causing higher production cost। raw material पे टैरिफ बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। कंज्यूमर प्राइस इंक्रीजेस, tariffs are elevating the prices of imported goods which can lead to inflationary pressure। इमर्जिंग मार्केट्स पे इफेक्ट आएगा। while some benefit from redirected supply chain, others suffer from reduced demand। countries like India, Vietnam have enjoyed increased export amidst previous trade tension। पुराने टेंशन जब चल रहे थे, जब ट्रंप साहब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, तो इंडिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज को थोड़ा बहुत फायदा हुआ था। अब पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। टैरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइनीज प्रोडक्ट कुड गिव इंडियन प्रोडक्ट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। According to a study by Oxford Economics, India was the fourth largest beneficiary of trade divergence since 2017 due to Trump tariff measure। ट्रंप साहब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उस समय पे इंडिया उनके टैरिफ मेजर्स का फोर्थ बेनिफिशियरी था। क्या क्या सेक्टर इंडिया में बेनिफिट हो सकते हैं? इंडिया का मोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, अपैरल, कपड़ा, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल, इन सब सारे सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है। इंडिया को क्या करना है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, है ना। ग्लोबल कंपनीज भी यही करने की कोशिश कर रही हैं। ग्लोबल कंपनीज एमिंग टू लेसन देयर डिपेंडेंस ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग माइट शिफ्ट देयर सप्लाई चेन टू इंडिया। इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी का चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, कि चाइना में तो उनका एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ही, बट चाइना से बहुत ज्यादा अगर टैरिफ और ये सब सारी चीजें दिखने में आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो दे विल हैव चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। चाइना में तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा ही उनका, चाइना के अलावा एक और कंट्री में उनका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, और इंडिया को इसके लिए डायरेक्टली देखा जा रहा है। और क्या इंपैक्ट होगा? रिस्क ऑफ डंपिंग बाय चाइना, है ना, नेगेटिव इंपैक्ट में कि बहुत ही सस्ते प्राइस में चाइना डंप कर दे। while the US market becoming less accessible, China might redirect surplus good to India, potentially increasing dumping। This could undermine domestic industries by undercutting prices of Indian manufacturer। Indian companies को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगेगा। Reciprocity principle and trade barrier, Trump has indicated a possible application of the reciprocity principle which could lead the US to target India's tariff structure। ट्रंप साहब ऐसा इंडिया के लिए भी कर सकते हैं और पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकता है। इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? अपना ट्रेड पॉलिसी प्रोएक्टिव, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लूपहोल्स हैं, उसको लपकने के लिए हम ऐसा ट्रेड पॉलिसी बनाएं जिससे कि हमें फायदा हो। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, मेक इन इंडिया और बाकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भर भारत, इन सब पॉलिसीज से और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बूस्ट करें। सप्लाई चेन को रीअलाइन करें, उसको अगर चाइना से अलग जा रहा है हम लोग उसका बेनिफिट लें, और बाकी कंट्रीज और यूएस के साथ बायलैटरल टॉक्स लें कि हमारे साथ हमारे गुड्स पे यूएस बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाए। ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, एक टर्म तो टैरिफ ही है, टैरिफ मतलब ऑब्वियसली टैक्स की बात हो रही है ना। पर्पस क्या है? मेक फॉरेन गुड मोर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट वाला गुड को ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दो। कोटा मतलब एक अपर बैरियर लगा दो कि हाँ इतना ही गुड, इतना ही क्वांटिटी या इतना ही वैल्यू एक कंट्री से लिया जाएगा। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। ड्यूटीज, अ ब्रॉड टर्म रेफरिंग टू टैक्स और फीस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड। टैरिफ
जो है स्पेसिफिक हो गया, ड्यूटीज में आपका टैक्स भी आ जाएगा और फी भी आ जाएगा। फिर होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड सब्सिडाइज्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। फॉर एग्जांपल चाइना सब्सिडी देके अपने गुड्स को भेज रहा है इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स सोल्ड एट अनफेयरली लो प्राइस, अगर अनफेयरली लो प्राइस में इंडिया में चाइनीज गुड्स आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग मतलब चाइना एक तरह से डंप कर रहा है। तो ये सारे टर्म जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं ट्रेड वॉर से डायरेक्टली। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ये दोनों टर्म बहुत डिटेल में पढ़ते हो, ये सारे तो सिंपल टर्म है, राइट। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स राइट टू एक्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ। अमिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्यूजिंग साउथ अफ्रीका of confiscating private land, the article discusses the evolution of laws governing land acquisition and property rights in different countries, including South Africa, US and India. तो ट्रंप साहब ने बोला है कि साउथ अफ्रीका ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे ही एक्वायर कर लिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया और एडिक्वेट कंपनसेशन भी नहीं दिया। तो इसी सिलसिले में हम लोग पूरा ये स्टडी करने वाले हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड लॉज पूरे वर्ल्ड में क्या हैं, क्या इवोल्यूशन है। तो देखो, जो दो वर्ल्ड की आइडियोलॉजीज हैं जिनकी वजह से कोल्ड वार हुआ, एक आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म और उसी से मिलता जुलता कम्युनिज्म। तो हम बात करते हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का, है ना। इसी का थोड़ा सॉफ्ट रूप क्या हो जाएगा, सोशलिज्म, ऑल्दो दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए हर इंसान के पास, जिसने मेहनत से अपना प्रॉपर्टी बनाया। हर इंसान तो खुद मेहनत कर रहा है, तो उसके मेहनत पे, उसके हार्डवर्क पे, उसके लेबर पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो लेबर से वो अपना प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है तो उसके प्रॉपर्टी पे भी उसका हक होना चाहिए, और उसको स्टेट जो है उस प्रॉपर्टी को, मतलब गवर्नमेंट जो है, उससे वो प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। तो एक तरह से एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात ये लोग करते हैं। कैसा राइट टू प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म वाले क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड कम्युनिज्म वाले बोलते हैं, कार्ल मार्क्स जो फादर ऑफ कम्युनिज्म आप बोल सकते हो एक तरह से, तो कार्ल मार्क्स साहब क्या बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, सब लोग अपना काम करो, जो जितना काम कर सकते हो करो, और जो जितना नीड है उसके हिसाब से रिसोर्सेज ले जाओ। तो देयर इज नो नीड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड इन कॉमन, तो कॉमन है, उसी से क्या बना है, कम्युनिज्म। प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड बिटवीन इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी है तो क्या बना है, सोशलिज्म बना है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म यहां से बने हैं। तो अगर हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं या सोशलिज्म कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था, ठीक है। चाइना जो है वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाले आइडियोलॉजीज फॉलो करता है, और कैपिटलिज्म वाले आइडियोलॉजीज प्योरली आप यूरोपियन कंट्री, यूएस, ऐसे लोग फॉलो करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ये वाला मॉडल फॉलो करती हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरह से फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। काफी साल बाद जाके उसको अमेंड किया गया और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट में उसको फंडामेंटल राइट को शिफ्ट कर दिया गया। तो अब हम बाकी चीजें देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो लॉज हैं उससे इवॉल्व होते हुए लॉज वो क्या बोलते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ एमिनेंट डोमेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिनेंट डोमेन रेफर्स टू अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू एक्वायर प्राइवेट लैंड फॉर पब्लिक यूज। स्टेट क्या कर सकता है, प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर सकता है, किस लिए, पब्लिक यूज के लिए। प्राइवेट लैंड एक्वायर कर लिया और सड़क बना दी, प्राइवेट लैंड एक्वायर कर लिया, स्कूल बना दिया, प्राइवेट लैंड एक्वायर कर लिया, एयरपोर्ट बना दिया, उसके लिए यूज कर सकता है, विथ और विदाउट कंपनसेशन। कंपनसेशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये टर्म कहां से ट्रेस होता है, ह्यूगो ग्रोसियस से, डच स्कॉलर थे 1625 में, हु डिस्क्राइब द आइडिया दैट अ सॉवरेन, सॉवरेन कौन है, स्टेट कैन टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक नेसेसिटी। द प्रिंसिपल ट्रेवल टू द यूरोपियन कॉलोनीज एंड इन्फ्लुएंस्ड लॉ। तो लॉ क्या बना इंडिया में, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, और साउथ अफ्रीका में एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट 1975। तो ये सारी चीजें बनी। बाद में अगर हम बहुत इवोल्यूशन की बात करें, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे इवॉल्व हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट इंस्टेंस
वेयर लिमिट्स वेयर प्लेस्ड ऑन द किंग पावर टू आर्बिट्ररी टेक प्रॉपर्टी। किंग का जो पावर है कि प्रॉपर्टी आर्बिट्ररी ले लेगा, उस पर लिमिट लगाया गया। इट रिक्वायर्ड दैट लैंड कुड ओनली बी टेकन बाय द लॉ। लॉ बनेगा, सिर्फ किंग के बोलने से नहीं होगा, लॉ बनेगा, लॉ के अकॉर्डिंग में ही प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है। यूएस ने अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 5th अमेंडमेंट स्टेट्स दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन फॉर पब्लिक यूज विदाउट जस्ट कंपनसेशन। बिना कंपनसेशन दिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं लिया जा सकता है। फिर लंदन की बात करें, केलो वर्सेस सिटी ऑफ न्यू लंदन, यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट प्रॉपर्टी एक्विजिशन टू फैसिलिटेट प्राइवेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी जस्टिफाइड अंडर पब्लिक यूज। वहां के सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ना, प्राइवेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी जस्टिफाइड अंडर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज के अंदर जस्टिफाई किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका का आर्टिकल 25 क्या बोलता है? नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली मतलब एवं, बट एक्सप्रोप्रिएशन इज अलाउड फॉर ए पब्लिक पर्पस विथ जस्ट कंपनसेशन, जस्ट कंपनसेशन से किया जा सकता है। इंडिया की बात करो, आर्टिकल 19 के अंदर एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 31 में भी था। आर्टिकल 31 ensure that the property could not be taken into possession or acquired for public purpose unless the law provide for the compensation of such properties। केशवानंद भारती केस हमने देखा है ना, जो आपको पता होगा। However, 44th Constitutional Amendment Act 1978 removed it from the list of fundamental right, और उससे वहां से कहां भेज दिया? आर्टिकल 300A में भेज दिया, है ना। तो आर्टिकल 300A के अंदर अब ये फंडामेंटल राइट से थोड़ा लोअर कैटेगरी का राइट बन गया, ठीक है। इंश्योर दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने लेके आए लैंड एक्विजिशन एक्ट। इंडिपेंडेंट इंडिया चोज टू कंटिन्यू दिस एक्ट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2013 में आया राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन में क्या होगा? फेयर कंपनसेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी से होगा। वहां से अगर लोगों को घर से हटाया जा रहा है तो रिहेबिलिटेट और रीसेटल कराया जाएगा। बाद में 2015 में और अमेंडमेंट भी किए गए। हिस्टोरिकली हम कहां से? 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से हम देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम थे। अभी के टाइम की बात करें, 2013 में जो एक्ट आया वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट। इट केम इनटू फोर्स टू इंश्योर ह्यूमेन पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन जरूरी है, गवर्नमेंट कहां से लैंड लेके आएगी? हाईवे बनाना है, रेलवे के लिए कुछ चाहिए तो, लेकिन वो लैंड एक्विजिशन ह्यूमेन होना चाहिए। किसी को जबरदस्ती घर से रातों रात निकाल दिया, है ना, बुलडोजर चला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी, लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें, और ट्रांसपेरेंट, वहां की सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा उसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट, 2015 में सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए एग्जाम्पशन किया गया। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर के लिए एग्जाम्पशन दिया गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर सम स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इसके लिए थोड़ा एग्जाम्पशन दिया गया कि ये सारी चीजें थोड़ा सा एग्जाम्प्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा एक्ट जो अभी मैं आपको समझा रहा था। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है आज के टाइम पे, बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट इज क्रूशियल। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर बिल्कुल एबॉलिश ही कर दिया जाएगा तो यूएसएसआर की इकोनॉमी जैसा बाकी कंट्री की इकोनॉमी भी शायद सस्टेन नहीं करे। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट कंट्रीज हैव इवॉल्व्ड लॉज टू रेगुलेट लैंड एक्विजिशन, इंश्योरिंग कंपनसेशन एंड लीगल सेफगार्ड। पोस्ट 2013 रिफॉर्म एम्ड एट मेकिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस मोर जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। तो इंडिया का ये कंक्लूजन है, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।